स्मरणीय पॉइंट है, इम्पोर्टेंट पॉइंट जो कभी ना भूलने वाले पॉइंट करे कि फर्स्ट पॉइंट कर वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो परंतु परमाणु भार क्या हो भिन्न भिन्न हो। परमाणु भार भिन्न होगा तब समस्थानिक, परमाणु भार भिन्न होगा तो समस्थानिक होगा। लेकिन परमाणु संख्या समान हो, परमाणु संख्या समान हो लेकिन परमाणु भार भिन्न होते हैं उसे समस्थानिक कहते हैं। क्या कहते हैं? समस्थानिक। परमाणु भार भिन्न रहेगा तो समस्थानिक। नेक्स्ट पॉइंट करा कि ऐसा परमाणु जिसके परमाणु क्रमांक क्या हो भिन्न हो लेकिन परमाणु द्रव्यमान क्या हो एक समान। संभारिक में भार समान, समस्थानिक में भार भिन्न रहता है। समस्थानिक में परमाणु संख्या समान रहता है और परमाणु भार क्या रहता है तो भिन्न रहता है। लेकिन संभारिक कहेगा तो परमाणु भार क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा। एंथ्रासीन, एंथ्रासीन हो गया, नेफ्थलीन, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल आदि की शुद्ध किया जाता है ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन के द्वारा। एंथ्रासीन हो गया, नेफ्थलीन हो गया, कपूर, अमोनियम क्लोराइड, बेंजोइक अम्ल एसिड, ये सब ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा क्या होता है तो ऊर्ध्वपातन किया जाता है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट है उत्प्रेरक। इसमें क्या इम्पोर्टेंट पॉइंट? सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट करें लौह चूर्ण। लौह चूर्ण का उत्प्रेरक क्या होता है तो अमोनिया गैस को बनाने की हैबर विधि में, अमोनिया गैस के बनाने की हैबर विधि में लौह चूर्ण का प्रयोग करते हैं। अमोनिया गैस बनाने के लिए हैबर विधि में कौन सा उत्प्रेरक का यूज किया जाता है तो लौह चूर्ण का। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लौह चूर्ण, अमोनिया गैस बनाने के हैबर विधि में किसका उत्प्रेरक करते हैं तो लौह चूर्ण का प्रयोग करते हैं। अमोनिया बनाने के लिए हैबर विधि में प्रोसेस में लौह चूर्ण का उपयोग किया जाता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने की संपर्क विधि में, सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने के संपर्क विधि में किसका उत्प्रेरक का यूज किया जाता है? प्लैटिनम चूर्ण का। प्लैटिनम चूर्ण का सल्फ्यूरिक बनाने में जो संपर्क विधि से बनती है उसमें उत्प्रेरक के रूप में काम करती है प्लैटिनम चूर्ण। प्लैटिनम का चूर्ण अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि में लौह चूर्ण, अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में लौह चूर्ण। अमोनिया गैस बनाने के लिए कौन सा लौह चूर्ण होता है और सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में संपर्क विधि में प्लैटिनम का चूर्ण होता है। प्लैटिनम का चूर्ण वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाया जाता है निकेल के द्वारा। इसमें वनस्पति तेलों से कृत्रिम घी बनाने के लिए किसके द्वारा? निकेल के द्वारा बनते हैं। एल्कोहल से ईथर बनाने के लिए कौन सा उत्प्रेरक यूज किया जाता है? एल्कोहल से ईथर बनाएगा तो गर्म एल्युमिना से, किसे? गर्म एल्युमिना से क्या बनेगा तो एल्कोहल से ईथर बनेगा। गर्म एल्युमिना से क्या बनेगा तो उत्प्रेरक के रूप में एल्कोहल से ईथर बनाने में उत्प्रेरक के रूप में गर्म एल्युमिना का प्रयोग किया जाता है। एल्कोहल से ईथर बनाने में गर्म एल्युमिना। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए उत्प्रेरक निकेल। सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में संपर्क विधि में उत्प्रेरक प्लैटिनम चूर्ण। सल्फ्यूरिक अम्ल में संपर्क विधि द्वारा प्लैटिनम का चूर्ण। और अमोनिया गैस बनाने के लिए हैबर विधि में किसका प्रयोग किया जाता है? लौह चूर्ण का। अमोनिया गैस बनाने में हैबर विधि में उत्प्रेरक के रूप में किसका चूर्ण? लौह चूर्ण का। अमोनिया में लौह चूर्ण, प्लैटिनम में सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने में प्लैटिनम का चूर्ण। और वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए निकेल का। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाने के लिए क्या? और अल्कोहल से ईथर बनाने के लिए गर्म एल्युमिना। अल्कोहल से ईथर बनाया जाता है गर्म एल्युमिना में। वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाते हैं निकेल से। सल्फ्यूरिक अम्ल से प्लैटिनम के चूर्ण, सल्फ्यूरिक अम्ल से प्लैटिनम के चूर्ण से उत्प्रेरक। और अमोनिया बनाने में लौह चूर्ण, सल्फ्यूरिक बनाने में प्लैटिनम का चूर्ण, अमोनिया गैस बनाने में लौह चूर्ण। और क्लोरीन गैस बनाने के लिए डिकन विधि का प्रयोग करते हैं जो क्यूप्रिक ऑक्साइड, क्यूप्रिक क्लोराइड का प्रयोग किया जाता है। डेक्कन विधि में क्लोरीन गैस बनाया जाता है। डेक्कन विधि से क्लोरीन गैस बनाया जाता है और उसमें उत्प्रेरक के रूप में यूज होता है क्यूप्रिक क्लोराइड। क्यूप्रिक क्लोराइड से क्लोरीन गैस बनता है। गर्म एल्युमिना से एल्कोहल से ईथर बनाते हैं। निकेल से वनस्पति तेल से कृत्रिम घी बनाते हैं। प्लेटिनम के चूर्ण से सल्फ्यूरिक अम्ल और लौह के चूर्ण से अमोनिया गैस बनाते हैं। लौह चूर्ण से अमोनिया इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लौह चूर्ण से अमोनिया गैस, प्लेटिनम चूर्ण से सल्फ्यूरिक अम्ल, निकेल से वनस्पति तेल से कृत्रिम घी, गर्म एल्युमिना से एल्कोहल से ईथर बनाते हैं। क्यूप्रिक क्लोराइड से क्लोरीन गैस जो डिकन विधि द्वारा बनाया जाता है।
मार्स गैस को क्या कहते हैं? मीथेन कहते हैं मार्स गैस। जुगाली में भैंस की या गाय की जुगाली में मीथेन पाया जाता है, दान की खेतों में मीथेन पाया जाता है, ठीक है। और यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितना होता है? 46%। अब यहाँ से कार्बनिक यौगिक के समान सूत्र, तो इसमें एल्केन का सूत्र क्या होता है? तो एल्केन कहेगा एल्कीन, एल्काइंस, एल्कोहल, इथेन। एल्कोहल और ईथर का दोनों का सेम हो जाता है, ठीक है ना। CnH2n+2O, CnH2n+2O, CnH2n+2O। और एल्केन कहेगा, देखो पहले एल्कीन कितना हो जाता है? CnH2n। एल्कीन कहेगा तो CnH2n। एल्काइंस यानी माइनस में, एल्काइंस मीन्स माइनस, थे CnH2n-2। एल्केन कहेगा तो पॉजिटिव में CnH2n+2। एल्कीन कहेगा तो CnH2n, और एल्काइन कहेगा तब एल्काइन मीन्स माइनस, तो CnH2n-2। एल्केन कहेगा तो CnH2n+2। एल्कोहल और ईथर का CnH2n+2O। एल्कोहल और ईथर का फार्मूला दोनों का सेम होता है। अब ये भी मिश्र धातु इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पीतल में कॉपर और जिंक से बनता है कांजी, इसका ट्रिक पीतल का होता है कांजी। कॉपर और जिंक। डच मेटल भी किससे होता है? तो डच मेटल कांजी से बनता है। पीतल कहेगा तो कांजी, डच मेटल कहेगा तो कांजी, कॉपर और जिंक। कांसा कहेगा तो काटी, इसका ट्रिक होता है काटी। कॉपर और टीन। बेल मेटल भी किसका होता है? तो इसको भी काटी से। डच मेटल में और पीतल में कांजी, और कांसा और बेल मेटल में काटी, कॉपर और टीन। गन मेटल कहेगा तो गन मेटल में कासीजन, इसका ट्रिक होता है कासजन। कस के जन, कैसे किया हो जाता है? कॉपर, ऐसे एसन यानी टीन, जेडन से जिंक हो जाएगा, तो कस जन। जर्मन सिल्वर का ट्रिक होता है कांजी नहीं, कॉपर, जिंक और निकेल। सोल्डर का पीबी और एसएन, सोल्डर का पीबी, तो बेल मेटल इसमें, तो एक बेल मेटल काटी पर ये भी, और इसका कांजी पर है, ठीक है। आगे बढ़ो, कह रहा है पीएच मान, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.2। नींबू का पीएच मान 2.2 होता है। नींबू का पीएच मान कितना? 2.2 होता है। सिरका कहेगा तो 2.4, सिरका का कहेगा तो पीएच मान 2.4। शराब का कहेगा तो 2.8, शराब कहेगा तो 2.8, सिरका कहेगा तो 2.4 और शराब कहेगा 2.8। मूत्र के कहेगा तो 6, मूत्र का 6 होता है, ये अम्लीय होता है, तो 6। दूध के कहेगा तो 6.4, और लार के कहेगा तो 6.5, रक्त के कहेगा 7.4, और समुद्री जल के कहेगा तो 8.4। समुद्री जल 8.4 हो जाएगा, रक्त कहेगा 7.4, दूध कहेगा तो 6.4, और लार कहेगा तो दूध के बाद कुछ आ जाएगा लार, तो दूध होता है 6.4, और लार कहेगा तो 6.5। मूत्र का पीएच मान 6 होता है। शराब का 2.8, सिरका का 2.4, नींबू का 2.2, तो नींबू 2.2, सिरका 2.4 और शराब 2.8, यानी इसका डबल है। नींबू सिरका शराब, इसका 2.2, 2.4, 2.8। नींबू कहेगा 2.2, सिरका कहेगा 2.4 और शराब के कहेगा 2.8। मूत्र का 6, दूध का 6.4, लार का पीएच मान 6.5 और रक्त कहेगा 7.5। समुद्र जल का होता है 8.4, यानी 7.4 से एक बढ़ा देंगे तो 8.4। इम्पोर्टेंट स्मरणीय पॉइंट, फिर पॉइंट करें हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, टाइट्रियम। प्रोटियम, ड्यूट्रियम और टाइट्रियम। पुराने तेल चित्रों में के रंगों को फिर से उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो पुराने तेल चित्रों के रंगों को फिर से उभारने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड, किसका? पुराने तेल चित्रों के, जो तेल में डूबे हुए चित्र, उसका उभारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का। हाइड्रोजन पेरोक्साइड के पुराने तेल चित्रों के रंगों से उभारने के लिए प्रयोग किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है कैल्शियम फॉस्फेट। मानव हड्डी में कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है।
बेवकूफ़ या बेवकूफ़ों का सोना या झूठा सोना कहते हैं आयरन पायराइट्स को। आयरन पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहते हैं। आयरन पायराइट्स को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। क्विक सिल्वर किसका नाम है? तो पारा का। क्विक सिल्वर पारा का। मोबाइल फ़ोन में बैटरियों का किसका उपयोग करते हैं? लिथियम का। अस्थायी चुंबक इस्पात के बनता है। अस्थायी चुंबक इस्पात के। अस्थायी का है तो नर्म लोहा के। अस्थायी से ई आगे तो इस्पात, अस्थायी में नर्म लोहा। ठीक है, आगे बढ़ो। फिर है पीरियोडिक टेबल का वर्ग से और आवर्त से। वर्ग कितना? 18, आवर्त कितना? 7। अब कह रहा है वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर कुछ कुछ बढ़ता है। तो वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तो पहले नंबर परमाणु के आकार बढ़ेगा, धनात्मक ऊर्जा बढ़ेगा। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे पर परमाणु के आकार बढ़ेगा, धनात्मक बढ़ेगा। ठीक है, ये 2 पॉइंट बढ़ता है वर्ग में, परमाणु के आकार और धनात्मक का। त्रिज्या भी क्या होगा? त्रिज्या भी बढ़ेगा। ठीक है ना, त्रिज्या बढ़ेगा, आकार भी बढ़ेगा तो उसका त्रिज्या भी बढ़ेगा और उसका विद्युत धनात्मक भी बढ़ेगा। तो ये 3 पॉइंट वर्ग में होता है। पहला नंबर आकार बढ़ेगा तो त्रिज्या बढ़ जाएगा, त्रिज्या बढ़ेगा तो उसका धनात्मक भी क्या होता है? वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर वर्ग में बढ़ जाता है। 3 पॉइंट याद रखना। और आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? घटता है। आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? घट जाता है। आकार, त्रिज्या और धनात्मकता वर्ग में बढ़ जाता है। और यही आवर्त में कहेगा बाएं से दाएं जाने पर परमाणु के आकार और धनात्मक और त्रिज्या क्या हो जाएगा? घट जाएगा। आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता 2 पॉइंट क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर। और वर्ग में परमाणु के आकार, त्रिज्या, धनात्मक, विद्युत धनात्मकता क्या होती है? वर्ग में ऊपर से नीचे बढ़ जाती है। और आयनन ऊर्जा और विद्युत ऋणात्मकता क्या होता है? घटता है वर्ग में। नींबू देखो, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। प्राकृतिक अम्ल है। नींबू में सिट्रिक अम्ल पाया जाता है, संतरा में भी सिट्रिक अम्ल, नींबू और संतरा में सिट्रिक, इमली में टार्ट्रिक अम्ल, अंगूर में भी टार्ट्रिक अम्ल, दही में लैक्टिक अम्ल, सिरका में क्या पाया जाता है? एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरका में एसिटिक अम्ल, सिरका में एसिटिक, सिरका में एसिटिक, टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड, एसिडिक डंक में मेथनोइक एसिड। फिर है स्मरणीय पॉइंट, कर परमाणु के 3 मौलिक होते हैं। ये तो अभी पढ़े कि नहीं पढ़े। परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के कहेगा 3 मौलिक कण कौन कौन? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। और हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूट्रियम, प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम और एक था प्रोट्रियम, ड्यूट्रियम और एक था ट्राइट्रियम। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं। कौन कौन? प्रोटियम, प्रोट्रियम हो गया, डाइट्रियम हो गया, ट्राइटियम हो गया, ये 3 हुए। और परमाणु के 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में नाइट्रोजन पाया जाता है 78%। वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस, अक्रिय गैस क्या गया? वायुमंडल में सबसे अधिक तो आर्गन। वायुमंडल में सबसे अधिक अक्रिय गैस तो आर्गन पाया जाता है। वायुमंडल में नहीं पाया जाता तो रेडॉन गैस नहीं पाया जाता। वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाया जाता? रेडॉन गैस। कहेगा वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाले अक्रिय गैस तो आर्गन। वायुमंडल में नहीं पाए जाने वाला गैस तो अक्रिय गैस रेडॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस जेनॉन। जेनॉन है जो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस है, जेनॉन। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाले अक्रिय गैस कहेगा तो जेनॉन है। रेडॉन वायुमंडल में नहीं पाए जाते। जेनॉन सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला अक्रिय गैस। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व, तो सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कहेगा कार्बन, लेकिन अक्रिय गैस में जेनॉन हो जाएगा। सर्वाधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कहेगा तो कार्बन हो जाएगा। और अक्रिय गैस कहेगा सर्वाधिक यौगिक के लिए तो जेनॉन। विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक चांदी होता है। ठीक है, कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। कृत्रिम वर्षा के लिए सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग किया जाता है। लोहे का सबसे शुद्धतम रूप होता है पिटवा लोहा। और कोयला में सबसे शुद्धतम एंथ्रासाइट हो जाएगा। लोहे का शुद्धतम पिटवा और सबसे खराब हो जाता है ढलवा। तो लोहे का शुद्धतम रूप पिटवा लोहा। प्राकृतिक रबड़ आइसोप्रीन का वर्तन है। रबड़ का बहुलक आइसोलेट संचायक बैटरी में प्रयोग किया जाता है। सल्फ्यूरिक अम्ल। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला नंबर कोल गैस, प्रोड्यूसर गैस, जल गैस। तो कोल गैस में क्या रहता है? तो CH4
खोल गैस में CH4 प्लस हाइड्रोजन, CH4 प्लस हाइड्रोजन, CH प्लस 4 खोल गैस में पाया जाता है। प्रोड्यूसर गैस में CO प्लस N2 पाया जाता है, प्रोड्यूसर गैस में CO प्लस N2। और जल गैस में CO प्लस H2 पाया जाता है, जल गैस में CO प्लस H2, प्रोड्यूसर गैस में CO प्लस N2, प्रोड्यूसर गैस में CO प्लस N2। और जल गैस में CO प्लस H2, CO प्लस H2 जल गैस, प्रोड्यूसर गैस में CO प्लस N2, कोल गैस में CH4 प्लस H2, CH4 प्लस H2 कोल गैस में, CH4 प्लस H2 किस में पाया जाता है? कोल गैस में CH4 प्लस H2। सबसे उत्तम कोटि का कोयला माना जाता है एंथ्रासाइट कोयला। LPG का प्रमुख घटक क्या होता है? ब्यूटेन। LPG का प्रमुख घटक ब्यूटेन। दूध से दही बनना किण्वन से। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति होती है क्षारीय। धातुओं के ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? क्षारीय। हास्य गैस के रूप में नाइट्रस ऑक्साइड को कहते हैं हास्य गैस N2O। और नेक्स्ट स्मरणीय पॉइंट है इम्पोर्टेंट पॉइंट। ब्लैक होल का सिद्धांत कौन दिया था? तो ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल का सिद्धांत दिया था। एस चंद्रशेखर। जल का वाष्प में बदलना भौतिक परिवर्तन, लोहे के जंग लगना रासायनिक परिवर्तन, जल वाष्प में बदलेगा तो ये भौतिक परिवर्तन है। प्रकाश का वेग सर्वप्रथम मापा था किसने? रोमर ने। प्रकाश का सर्वप्रथम वेग कौन मापा था? रोमर ने। जल के अधिकतम घनत्व और न्यूनतम आयतन होता 4 डिग्री सेल्सियस पर। जल का अधिकतम घनत्व और न्यूनतम आयतन, अधिकतम घनत्व और न्यूनतम आयतन कितना पर डिग्री सेल्सियस पर? 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का घनत्व अधिकतम और न्यूनतम आयतन होता है। 1 नॉटिकल मील बराबर कितना? 1852 मीटर। 1 नॉटिकल मील बराबर 1852 मीटर। साबुन के बुलबुले में रंगीन दिखाई पड़ने के कारण व्यतिकरण से साबुन का बुलबुला क्या दिखाई? कलरफुल दिखाई देता है व्यतिकरण के कारण। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार पॉइंट। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? क्वार्क। पदार्थ का लघुत्तम अंश क्या होता है? क्वार्क होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर कितना होता है? तो 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर। 9.46 इंटू 10⁻⁻15 मीटर, 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर एक प्रकाश वर्ष होता है। एक एवोगाद्रो बराबर कितना होता है? 6.023 इंटू 10⁻23 प्रकाश वर्ष। 9.46 इंटू 10⁻15 एवोगाद्रो कहेगा तो 6.023 गुने 10⁻23। एक कूलम बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन होता है। और ये सब किसी में पावर में निगेटिव नहीं होता, ठीक है, तो सब में पॉजिटिव होता है, याद रखना। एक प्रकाश बराबर 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर। एक एवोगाद्रो संख्या 6.023 इंटू 10⁻23। एक कूलम बराबर 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। द्रव का ताप बढ़ने पर पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो द्रव के ताप बढ़ेगा तो उसका पृष्ठ तनाव क्या हो जाएगा? कम जाएगा। द्रव का ताप बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव कम जाएगा। द्रव का ताप में बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है? तो ताप बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव क्या होता है? कम जाता है। एक आदर्श तरल का श्यानता क्या होती है? शून्य होती है। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट, डबल स्टार पॉइंट ये भी है कि जब द्रव का ताप बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव कम हो जाएगा, द्रव का ताप बढ़ेगा तो पृष्ठ तनाव कम। एक आदर्श तरल की श्यानता क्या होती है? शून्य होती है। ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ती है? तो ये घट जाता है। ताप बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव कम जाता है और श्यानता बढ़ जाता है। ताप बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव कम जाता है और श्यानता, ताप बढ़ाएंगे ना तो श्यानता भी घटेगा और पृष्ठ तनाव भी घटेगा। श्यानता यानी विस्कोसिटी क्या होगा? तो ये भी कम जाता है और पृष्ठ तनाव भी कम जाएगा। पृष्ठ तनाव और श्यानता दोनों कम जाता है। पृष्ठ तनाव और श्यानता क्या हो जाएगा? दोनों का जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो पृष्ठ तनाव यानी सरफेस इंटेंशन और विस्कोसिटी दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे? तो दोनों के दोनों घट जाएगा। श्यानता और पृष्ठ तनाव दोनों घट जाते हैं जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे। और ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ जाती है। ताप बढ़ाने पर गैसों की श्यानता बढ़ जाती है, द्रवों की श्यानता क्या हो जाती है? द्रव जब ताप बढ़ाएंगे तो द्रव है, यहाँ द्रव पॉइंट देखो, और वहाँ तक क्या? तो यहाँ था द्रव और यहाँ क्या था? गैस था।
गैस में कहेगा तो श्यानता घट जाता, ठीक है ना। गैस में कहेगा तो श्यानता घट जाता, लेकिन सॉरी ताप बढ़ाने पर द्रव में क्या हो जाएगा, द्रव की श्यानता घट जाता है, लेकिन गैस की श्यानता में क्या हो जाएगी, बढ़ जाता है। ये दोनों इम्पोर्टेंट पॉइंट है। पृष्ठ तनाव जब द्रव के ताप पर बढ़ाने पर पृष्ठ तनाव क्या हो जाता है, कम जाता है। आदर्श तरल श्यानता कितनी होती है, शून्य होती है। ताप बढ़ाने पर द्रवों की श्यानता पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो ताप बढ़ाएंगे तो द्रव की श्यानता घट जाता है, लेकिन ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता कहेगा तो ये बढ़ जाता है। द्रव का श्यानता घट जाता है, टेम्परेचर बढ़ाने पर द्रव का श्यानता घट जाता है, लेकिन कहेगा कि ताप बढ़ाने पर गैस की श्यानता बढ़ जाता है। किस विधि में ऊष्मा हानि सबसे तेज होती, तो संवहन विधि में। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट। किस विधि में ऊष्मा की हानि सबसे अधिक होती है, सबसे तेज गति से होती है। ऊष्मा का हानि सबसे तेज गति से संवहन में। किसमें, संवहन में। बर्फ में नमक मिलाने पर गलनांक पर क्या प्रभाव करता है, तो ये घटता है, ठीक है। गलनांक क्या हो जाएगा, कम जाएगा। तारों का टिमटिमाना अपवर्तन, सूर्योदय से पहले दिखाई देता लालमा अपवर्तन, टिमटिमाएगा तो अपवर्तन, लाल दिखाएगा तो अपवर्तन, लेकिन कलरफुल रहेगा तो व्यतिकरण, व्यतिकरण हो जाएगा। परमाणु का खोज कौन किया था, जॉन डाल्टन ने। कौन किया था, जॉन डाल्टन। रेडियो एक्टिविटी हेनरी बेकवेल। मैडम रेडियम का मैडम क्यूरी। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन। प्रकाश वैद्युत प्रभाव आइंस्टीन। क्वांट सिद्धांत दिया था मैक्स प्लांक। क्वांट सिद्धांत मैक्स प्लांक। एक्सरे रोंटजन। चुंबकीय प्रेरण विद्युतीय चुंबक प्रेरण माइकल फैराडे। विद्युतीय चुंबकीय प्रेरण कहेगा तो माइकल फैराडे। रमन प्रवाह सी.वी. रमन। ब्लैक होल का सिद्धांत एस चंद्रशेखर ने दिया था। ब्लैक होल जल वाष्प का बदलना, भौतिक प्रेरण, लोहे में जंग लगना, रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। ये तो पढ़ लें, आगे बढ़ें। परमाणु बम का सिद्धांत किस पर, तो नाभिकीय विखंडन पर है। नाभिकीय रिएक्टर में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है यूरेनियम को, और ईंधन के रूप में किसका, यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। परमाणु बम क्या है, तो नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय रिएक्टर में होने वाली अभिक्रिया को नियंत्रित करने के लिए किसके छड़ का प्रयोग करते हैं, तो बोरॉन और कैडमियम का। नाभिकीय रिएक्टर में रिएक्शन को क्या करती है, नियंत्रित करने के लिए बोरॉन की और कैडमियम की छड़ का प्रयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने हेतु मंदक के रूप में ग्रेफाइट और भारी जल का प्रयोग करते हैं। नाभिकीय रिएक्टर में न्यूट्रॉन की गति धीमा करने के लिए ग्रेफाइट और भारी जल, ग्रेफाइट और भारी जल क्या करती, तो न्यूट्रॉन की गति को धीमा करती, ग्रेफाइट और भारी जल। सूर्य और तारे की ऊर्जा नाभिकीय संलयन होता है। कैंसर ऊर्जा में क्वार्ट 60। लंबाई को मापते हैं मीटर में और द्रव्यमान को केजी में, समय को सेकंड में, समय को सेकंड में नापते हैं। ताप को केल्विन में, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पूछा हुआ। ताप को केल्विन में, विद्युत धारा के एम्पियर में, ज्योति तीव्रता कैंडेला में, और पदार्थ की परिमाप को मोल में। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट है ध्वनि तरंग एवं प्रकाश तरंग क्रम से उदाहरण है। तो ध्वनि अनुदैर्घ्य होता है, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ होता है। प्रकाश अनुप्रस्थ। हवा में ध्वनि का वेग कितना, 332 मीटर पर सेकंड। हवा में ध्वनि का वेग कितना होता है, 332 मीटर पर सेकंड। 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति वाले को अपश्रव कहते हैं। 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में इसे श्रव्य कहते हैं, ठीक है। और प्रश्रव होता है 20,000 हर्ट्ज से ऊपर, एक अल्ट्रासोनिक हो जाता है। 20 से कम कहेगा तो अपश्रव, और श्रव्य कहेगा तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, ठीक है। दूरी मापने के लिए पारसेक, एक पारसेक बराबर 3.26 वर्ष। एक प्रकाश बराबर कितना होता है, तो 9.46 इंटू 10⁻15। एक एवोगाड्रो बराबर कितना होता है, 6.023 इंटू 10⁻23। लोलक की लंबाई बढ़ने पर उसका आवर्तकाल क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ाएंगे तो उसका आवर्तकाल, लोलक की लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। लोलक की लंबाई बढ़ाने पर आवर्तकाल बढ़ जाता है, ठीक है। ठोस में ऊष्मा का संचरण होता है चालन विधि, लेकिन कहेगा सबसे अधिक ऊष्मा का सबसे हानि होती है, सबसे अधिक मात्रा में ऊष्मा का हानि होती है संवहन में।
लेकिन ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन से। ठोस में ऊष्मा का संचरण चालन से। गैस एवं द्रवों में ऊष्मा का संचरण किस विधि द्वारा? तो गैस और द्रव में कहेगा तो संवहन, और ठोस में चालन, ठोस में चालन, और गैस और द्रव में संवहन। वायुमंडल गर्म होती है संवहन विधि द्वारा। वायुमंडल गर्म किसके द्वारा? संवहन द्वारा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वायुमंडल गर्म होती है संवहन द्वारा। सर्वाधिक तरंगदैर्घ्य लाल रंग का, प्रकीर्णन कहेगा तो सबसे अधिक बैगनी रंग का। ठीक है। हीरा का चमकना, कांच में आए दूसरे प्रकार का चमकना, रेगिस्तान में मरीच का, ये पूर्ण आंतरिक परिवर्तन से है। ठीक है। हीरे के चमकना, कांच में आए दीवारों का चमकना, रेगिस्तान में मृग मरीचा, तो ये सर्वोत्तपूर्ण है। लेंस की मात्रा डायफ्राम, स्पष्ट दूरी 25 सेंटीमीटर। पानी के अंदर बुलबुला कार्य करता है अवतल लेंस की बात। पानी के अंदर बुलबुला कार्य करती है अवतल लेंस की बात। विद्युत का सबसे अच्छा चालक होता है चांद। जरा दृष्टि में किसका प्रयोग करते हैं? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, बाईफोकल लेंस। जरा दृष्टि में बाईफोकल लेंस। अबिंदुकता में बेलनाकार लेंस। अबिंदुकता के निवारण के लिए बेलनाकार लेंस का प्रयोग करते हैं अबिंदुकता में। दूरदृष्टि में निवारण उत्तल लेंस। निकट दृष्टि में अवतल लेंस। पृथ्वी की आयु एवं पुरानी चट्टानों की यूरेनियम डेटिंग द्वारा। पृथ्वी की आयु एवं पुरानी चट्टानों की यूरेनियम। जीवाश्मों की आयु पता करने के लिए कार्बन डेटिंग विधि। ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। न्यूटन का पहला नियम को जड़त्व का नियम कहते हैं। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम। न्यूटन का पहला नियम जड़त्व का नियम। न्यूटन का बल परिभाषा करता, पहला नियम करता परिभाषा। न्यूटन किस नियम व्यंजक? तो दूसरा नियम से। व्यंजक कहेगा तो दूसरा नियम। अब बल का परिभाषा कहेगा तो पहला नियम। जड़त्व कहेगा तो पहला नियम। बल का फार्मूला प्राप्त होता है दूसरा नियम से। माइक्रोफोन क्या करता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। माइक्रोफोन ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। लाउड स्पीकर विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में बदलता है। सौर से सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। डायनामो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा। सितारे यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा। सितारे जो यांत्रिक ऊर्जा को ध्वनि में। विद्युत ऊर्जा मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। ये इंपॉर्टेंट है। विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। यह विद्युत सेल रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। मोमबत्ती रासायनिक ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में। 1 किलोवाट घंटा 3.6 × 10⁻6 जूल। जी का मान 6.67 × 10⁻11 -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। जी बराबर 6.6 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर बटा kg स्क्वायर। जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जी का मान सर्वाधिक ध्रुव पर होता है। जी का मान कहेगा सर्वाधिक कहाँ? ध्रुव पर। कम होगा विषुवत रेखा पर। शून्य होगा केंद्र पर। ये 3 पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जी का मान सर्वाधिक कहेगा तो ध्रुव पर, न्यूनतम होगा विषुवत पर, और शून्य होगा केंद्र पर। जी का मान 3 पॉइंट। अधिकतम कहेगा तो ध्रुव पर, कम होगा विषुवत पर, और शून्य होगा केंद्र पर। शून्य होता है जी का मान शून्य केंद्र पर। अधिकतम कहेगा तो ध्रुव पर, और न्यूनतम कहेगा जी का मान तो विषुवत रेखा पर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उत्तोलक प्रथम श्रेणी का उत्तोलक आता है, तो ये उत्तोलक है हैंडपंप। हैंडपंप हो गया, पिलास हो गया, कैंची, साइकिल का ब्रेक। हैंडपंप हो गया, पिलास हो गया, कैंची। हैंडपंप हैंडपंप हो गया, पिलास हो गया, कैंची हो गया, साइकिल का ब्रेक हो गया। ये सब उत्तोलक का प्रथम श्रेणी का उत्तोलक है। हैंडपंप, पिलास, कैंची, साइकिल का ब्रेक। हैंडपंप, पिलास, कैंची, साइकिल का ब्रेक क्या होता है? प्रथम श्रेणी का उत्तोलक। और जितना भी दुकान मिलेगा जैसे सरौता, नींबू निचोड़ने वाला मशीन और पहिया, ये द्वितीय श्रेणी का। और चिमटा मनुष्य के हाथ तृतीय श्रेणी। सरौता, नींबू निचोड़ने का मशीन, एक पहिया का वाहन, ये सब द्वितीय श्रेणी। हैंडपंप, पिलास, कैंची, साइकिल का ब्रेक क्या होता है? तो प्रथम श्रेणी का। चिमटा मनुष्य का हाथ तृतीय श्रेणी का। एक अस्सी शक्ति 746 वाट। पृथ्वी के पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सौरमंडल का पलायन वेग कितना होता है? 42 किलोमीटर पर सेकेंड। 42 किलोमीटर पर सेकेंड। 42 किलोमीटर पर सेकेंड होता है।
भारत का सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का शुरुआत कब हुआ था? तो 1862 में। कागजी मुद्रा भारत में सर्वप्रथम कहेगा कागजी मुद्रा का शुरुआत 1862 में। ये इम्पोर्टेंट। कागजी मुद्रा 1862, कागजी मुद्रा 1862 में। दशमलव मुद्रा प्रणाली कहेगा तो 1 अप्रैल 1957। भारत में दशमलव मुद्रा प्रणाली का शुरुआत 1 अप्रैल 1957। कागजी मुद्रा 1862। दशमलव मुद्रा प्रणाली तो 1 अप्रैल 1957। भारत में मुद्रा पहली बार अवमूल्यन 1949 में। और भारत में स्वतंत्रता के बाद 1966 में। पहली बार 1949 में, दूसरी बार 1966 में, तीसरी बार 1991 में। तीसरी बार 1991 में। भारत में नोट निर्गमन प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाया गया था। नोट निर्गमन प्रणाली न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाया गया था कब? तो 1956 में। देखो 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था 1949, 66, 91। 49, 66, 91। न्यूनतम कोष प्रणाली 1956। नोट निर्गमन की प्रणाली में न्यूनतम कोष प्रणाली अपनाया गया था 1956 में। न्यूनतम कोष प्रणाली 1956। आरबीआई की स्थापना 1935 में। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में। रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई। जीएसटी अपनाया गया था फ्रांस। मॉडल कहेगा तो कनाडा। मॉडल कहेगा तो कनाडा। और जीएसटी अपनाया गया था फ्रांस। जीएसटी लागू हुआ 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी किस देश का मॉडल है? कनाडा का। जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति। जीएसटी लागू करने के लिए विजय केलकर समिति। जीएसटी नंबर कितना होता है? 15 को। और आधार कार्ड में 12 को। एटीएम में कितना होता है? तो एटीएम में हो जाएगा एबीसी में 12 को। जीएसटी परिषद का गठन 279 का ये है। जीएसटी परिषद का गठन दिया गया 279 का ये। जीएसटी लागू हुआ था 101वां संविधान संशोधन 2016 में। जीएसटी लागू किया गया था 101वां संविधान संशोधन 2016 में। भारत में पंचवर्षीय योजना के स्वरूप किस देश से लिया गया था? रूस से पंचवर्षीय योजना। अनवरत प्लान 1978 से 80। अनवरत प्लान 1978 से 80। नई आर्थिक सुधार नीति कब आया था? तो 1991 में। ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। नई आर्थिक सुधार नीति 1991। नई आर्थिक सुधार नीति 1991। और देखो 1949, 61 और कब था अवमूल्यन? 49, 61, 91 में। तीसरी बार अवमूल्यन 1991 में हुआ था। 49, 66, 91। और बैंकों का राष्ट्रीयकरण नई सुधार नीति होगा तो 1991 में। नई आर्थिक सुधार नीति 1991। नई आर्थिक सुधार नीति कब आया था? तो 1991 में आया था। 1991 में नई आर्थिक सुधार नीति आया था। और तीसरी अवमूल्यन भी 1991। तीसरी अवमूल्यन 1991। नई आर्थिक नीति 1991। भारत बैंकों की पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969 में किया था। बैंकों का पहली बार राष्ट्रीयकरण 1969। दूसरी बार 1980। तो 1969, 1980। राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है? भारत में राजकोषीय नीति तैयार करता है वित्त मंत्रालय। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार 1969 और 80 में। ठीक है, अब आ जाओ, ये इम्पोर्टेंट कुछ हो गया। अनुच्छेद 1 में क्या? तो आर्टिकल 1 में राज्यों का संघ होता है। और आर्टिकल 2 में नए राज्य का प्रवेश एवं स्थापना संबंधित है। आर्टिकल 3 में राज्य क्षेत्र की सीमा या नामों में परिवर्तन। आर्टिकल 3 में राज्य का क्षेत्र की सीमा और नाम में परिवर्तन कर सकता है आर्टिकल 3 के तहत। नए राज्य के प्रवेश आर्टिकल 2 के तहत। आर्टिकल 74 में मंत्रिपरिषद के गठन का है। 74 में मंत्रिपरिषद का गठन। 74 में मंत्रिपरिषद का गठन। और 76 में महान्यायवादी का गठन। और 76 में महान्यायवादी। और लोकसभा का विघटन 85 में। लोकसभा का विघटन 85 में। मंत्रिपरिषद का गठन 74 में। ठीक है, और लोकसभा का विघटन कहेगा तो 85। लोकसभा का विघटन 85। संयुक्त अधिवेशन 108। धन विधेयक 110। सदन द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति की सहमति 111। सदन द्वारा पारित विधेयक पर राष्ट्रपति सहमति देगा आर्टिकल 111 के तहत। राष्ट्रपति सहमति देगा 111। संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत करने का प्रावधान 112। और धन विधेयक कहेगा तो 110।
और बजट प्रस्तुत करेगा संसद के समक्ष 112, विनियोग विधेयक कहेगा तो 114, ठीक है। और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करने की शक्ति 123 में, अध्यादेश राष्ट्रपति 123 में, अध्यादेश राष्ट्रपति जारी करता है 123 में। और सर्वोच्च न्यायालय के गठन 124, सर्वोच्च न्यायालय का गठन 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन, 129 में सर्वोच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय, 148 में क्या की चर्चा है, 69 में क्या तो विधान परिषद की स्थापना एवं विघटन की चर्चा, 169 विधानमंडल द्वारा पारित विधेयक राज्यपाल की सहमति, राज्यपाल सहमति देगा 200 में, और राष्ट्रपति सहमति देता विधेयक पर 111 के तहत, 111 तक के आर्टिकल 111 के तहत राष्ट्रपति सहमति देता है, और 200 आर्टिकल 200 के तहत राज्यपाल सहमति देता है, ठीक है। 213 में राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने के लिए राष्ट्रपति 123 और राज्यपाल के अध्यादेश जारी करेगा 213। राज्यों में उच्च न्यायालय के गठन 214, राज्य में उच्च न्यायालय गठन होता है 214, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति 233, संचित निधि 266, आकस्मिक निधि 267, वित्त आयोग का गठन 280, संपत्ति के अधिकार 351, अखिल भारतीय सेवाओं के स्थान 312, संघ एवं राज्य के लोक सेवा आयोग की स्थापना 315, निर्वाचन आयोग 324 में नागरिकों के मताधिकार की स्वतंत्रता 326, लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षण 330 में SC ST के लिए आरक्षण 330 में, विधानसभा में SC ST का आरक्षण, लोकसभा में कहेगा SC ST का आरक्षण 330 आर्टिकल 330 था। नागरिकों का मताधिकार का स्वतंत्रता 326, नागरिकों का मताधिकार की स्वतंत्रता कहेगा तो 326, और 330 में लोकसभा में SC ST का आरक्षण, 332 में विधानसभा में ST SC का आरक्षण, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग 338 में, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग तो 338 में, पिछड़े वर्गों के दशाओं के जांच हेतु गठित आयोग 340, संघ की आधिकारिक भाषा देवनागरी लिपि में लिखी गई है, हिंदी होगी तो ये 343, संविधान संशोधन 368, ठीक है। संविधान संशोधन 368। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है। प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? प्राक्कलन समिति में टोटल 30 सदस्य। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष। प्राक्कलन समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष। सदस्य कितना होता है? 30 होता है प्राक्कलन सदस्य, केवल लोकसभा में। लोक लेखा समिति में कुल कितने? तो 22 सदस्य, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। इसका भी कार्यकाल लोक लेखा का 1 वर्ष का होता है, और प्राक्कलन का भी कार्यकाल 1 वर्ष। किसी समिति को लघु लोकसभा कहते हैं तो लोक लेखा समिति को, लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा कहते हैं, लोक लेखा समिति को लघु लोकसभा समिति कहा जाता है। किस समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहते हैं? तो लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति का जुड़वा बहन कहा जाता है। समानतः किसी लोक लेखा समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है? विरोधी दल का नेता को। लोक लेखा के समिति के अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है विरोधी दल का नेता को। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष कौन बनता है? विरोधी दल का नेता के। और लोक लेखा समिति अपना प्रतिवेदन सौंपता है लोकसभा को। लोक लेखा समिति अपनी प्रतिवेदन किसको सौंपती है? लोकसभा को सौंपती है लोक लेखा। सार्वजनिक उपक्रम समिति का संख्या कितना होता है? 22 होता है इसका भी। और भारत में पंचायती राज शुभारंभ 2 अक्टूबर 1959 नागौर राजस्थान से हुआ था। 73वां संविधान पंचायती राज से। 74वां संविधान संशोधन नगर पालिका से। पंचायती राज अंतर्गत महिलाओं के लिए 1/3 सीट है। पंचायती राज में महिलाओं के लिए 1/3। पंचायती राज में 50% आरक्षण दिया गया है बिहार को। पंचायत समिति को महिलाओं के आरक्षण देने की बात कही तो थुंगन समिति। थुंगन समिति जो पंचायतों में महिलाओं के आरक्षण देने, थुंगन महिलाओं को आरक्षण दिया गया था थुंगन समिति के आधारित पर। पंचायत का संवैधानिक मान्यता देने की बात कही थी LM सिंघवी। किस समिति ने पंचायत को संवैधानिक मान्यता दी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट। थुंगन ने पंचायतों में महिला के आरक्षण देने की बात की गई। पंचायतों में संवैधानिक मान्यता देने के बाद LM सिंघवी समिति। पंचायतों को संवैधानिक मान्यता देने की बात कहा था LM सिंघवी समिति। पंचायत की सूची में तो राज्य सूची में। बलवंत नेता समिति का गठन वर्ष कितना है? तो 1957। बलवंत कितना? 57 में।
और 85, 86, 88 और अशोक मेहता कहेगा 77। बलवंत राय मेहता 1957, अशोक मेहता समिति 1977, अशोक मेहता 1977, बलवंत कहेगा बलवंत यानी सबसे बलवान था कौन 1957, अशोक मेहता 1977, पी के राव समिति 1985, पी के राय समिति 1985, एल सिंघवी 1986, ठुंगन 1988, एल सिंघवी 1988, एल सिंघवी कहेगा तो 1988, पी के राव समिति 85 में, एल सिंघवी 86 में, पी के ठुंगन 88 में। ठीक है, अब ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना। राष्ट्र ध्वज को कब अपनाया गया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्र ध्वज को अपनाया गया था, 22 जुलाई 1947 को। राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950, राष्ट्रगान 24 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय ध्वज 22 जुलाई 1947, अशोक स्तंभ को 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को अशोक स्तंभ अपनाया गया था। राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950, 24 जनवरी को राष्ट्रीय गान अशोक स्तंभ और राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950। राष्ट्रीय कैलेंडर 22 मार्च 1957, राष्ट्रीय नदी गंगा 4 नवंबर 2008, राष्ट्रीय नदी गंगा 4 नवंबर 2000, राष्ट्रीय जलीय गंगा डॉल्फिन 5 अक्टूबर 2009 को राष्ट्रीय नदी गंगा को घोषित किया 4 नवंबर 2008 में। अक्टूबर में राष्ट्रीय जलीय जीव गंगा डॉल्फिन को घोषित किया 5 अक्टूबर 2009, 8 में गंगा घोषित किया था। कैलेंडर 22 मार्च 1957, राष्ट्रीय गीत 26 जनवरी 1950। भारत में नागरिक एवं निजी संस्थानों राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अंतर्गत। भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार दिए गए राष्ट्रीय भारतीय ध्वज संहिता 2002। भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार दिए गए राष्ट्रीय ध्वज संहिता 2002। भारतीय नागरिकों एवं निजी संस्थानों के राष्ट्रीय ध्वज फहराने के अधिकार दिए गए थे 2002 से। निजी संस्थान में राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार 2002 से दिया गया था, 2002 से। ठीक है, आगे बढ़ो। प्रथम भाषा आयोग का गठन किया गया था 1955 में। भाषा आयोग का गठन 1955 में। अध्यक्ष कौन थे? बीजी खरे। 1955 में भाषा आयोग का गठन किया गया था। वर्तमान में कुल कितनी भाषा है? 8वीं अनुसूची में 22 भाषा। 8वीं अनुसूची में 21वां संविधान 1967 में सिंधी भाषा को जोड़ा गया था। नेपाली, मणिपुर, कोंकणी ये 71वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया था। मैथिली, डोगरी, संथाली, बोडो डोगरी, मैथिली, संथाली 92वां संविधान संशोधन 2003 में। नेपाली, मणिपुर, कोंकणी 71वां संविधान 1992 में। सिंधी कहेगा तो 21वां संविधान 1967 में। 71वां संविधान 1900, मैथिली, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी 71वां संविधान। बोडो डोगरी, मैथिली, संथाल में 92वें संविधान 2003। किस अनुच्छेद में बच्चों के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने के बात कही गई थी? 350 के काम में प्राथमिक स्तर में मातृभाषा में शिक्षा दिया गया तो ये आर्टिकल 350 के काम में कहा गया था। किस अनुच्छेद के हिंदी को प्रोत्साहन देने की बात किया गया था? 351 में कहा गया था कि हिंदी भाषा को प्रोत्साहन दिया जाएगा, आर्टिकल 351 में कहा गया था। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल: राष्ट्रीय आपातकाल 352, राष्ट्रपति शासन 356, वित्तीय आपात 360। मंत्रिमंडलीय लिखित सिफारिश पर राष्ट्रपति आपात घोषणा किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रीय आपात कहेगा तो ये मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर होता है, ये राष्ट्रपति करता है। और मौलिक अधिकार आपातकाल के समय निलंबित किया जाता है 358 के अंतर्गत। मौलिक अधिकार आपातकाल के दौरान आर्टिकल 19 के मौलिक अधिकार को निलंबित करता है, आर्टिकल 358 के तहत। राष्ट्रपति आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? तो 1 माह।
राष्ट्रीय आपात की घोषणा को कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति देता है? 1 माह तक। भारतीय संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति 1 माह। 359 के तहत आपातकाल के दौरान किस अनुच्छेद में वर्णित मौलिक अधिकार को निलंबित नहीं किया जा सकता? 20-21। आपातकाल के दौरान 20 और 21 को नहीं निलंबित किया जा सकता। भारत में पहली बार आपातकाल 1962 में लगाया था। भारत में पहली बार आपातकाल 1962 में चीनी आक्रमण के समय पहली बार आपातकाल लगाया गया था। किस राज्य में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाने पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है? 356 के तहत। राष्ट्रीय आपातकाल 352। पहली बार राष्ट्रीय आपातकाल 1962। राष्ट्रपति शासन घोषणा के कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति अनिवार्य है? राष्ट्रपति शासन की घोषणा के कितने दिन के भीतर संसद के दोनों सदनों की स्वीकृति? तो 2 माह के भीतर। राष्ट्रपति शासन के दौरान 2 माह के भीतर दोनों सदनों से अनिवार्य करना है। ठीक है। भारत में सबसे पहले किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ? राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लगा था 1951 में लगा था। कहाँ? पंजाब में। राष्ट्रीय आपातकाल तो 1962 में। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले किस राज्य में लगा था? तो 1951 पंजाब में। वित्तीय आपातकाल कितने दिनों के भीतर संसद के दोनों सदनों? तो सर दोनों में 2 माह के दोनों सदनों से क्या लेना पड़ेगा? अनुमोदन लेना पड़ेगा। ठीक है, आगे बढ़ो। कर विधि आयोग की सिफारिश के आधार पर लोक सेवा आयोग की स्थापना किया गया था। कब? लोक सेवा आयोग का स्थापना किया गया था विधि आयोग की सिफारिश पर। विधि आयोग की सिफारिश पर लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? तो 1956 में। लोक सेवा आयोग का गठन कब किया गया था? 1926 में लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था विधि आयोग के सिफारिश पर। संघ लोक सेवा के अध्यक्ष हैं, उनके सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 साल। संघ लोक सेवा आयोग का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। राष्ट्रीय निर्वाचन की स्थापना की गई थी 25 जनवरी 1950 को। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग की स्थापना कब किया गया था? 25 जनवरी 1950 को। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। 1993 में राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग को बनाया गया था 3 सदस्यीय आयोग। 3 सदस्यीय आयोग निर्वाचन आयोग को 3 सदस्यीय आयोग कब बनाया गया था? तो 1993 में बनाया गया था, यानी 1993 में मानवाधिकार भी आया था। राष्ट्रीय निर्वाचन आयोग के 3 सदस्यीय आयोग बनाया गया था 1993 में। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल होता है 6 वर्ष या 65 वर्ष। संघ लोक सेवा आयोग के भी कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। मुख्य चुनाव आयुक्त के भी 6 वर्ष। ईवीएम, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ईवीएम की पहली बार प्रयोग कब हुआ था? तो 1982। 1982 में ईवीएम का सबसे पहले यूज किया गया था। 1982 कहाँ? केरल में। ईवीएम का प्रयोग कर संपूर्ण चुनाव संपादित करने वाला पहला राज्य कहेगा तो गोवा। ईवीएम का प्रयोग कर संपूर्ण चुनाव संपादित करने वाला, संपूर्ण चुनाव कहेगा तो गोवा हो जाएगा, लेकिन पहली बार कहेगा यूज तो केरल हो जाएगा। ठीक है, 2 पॉइंट याद रखना। 1982 ईवीएम आया था। 1982 में सबसे पहले यूज हुआ था केरल में, लेकिन कहेगा संपूर्ण चुनाव को संपादित किया था कहाँ? तो गोवा में। वीवीपैट का पूर्ण फॉर्म क्या होता है? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल। वीवीपैट का फुल फॉर्म क्या होता है? वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रेल हो जाता है। किस वर्ष चुनाव आयोग के द्वारा फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रयोग किया गया था? तो फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रयोग 1993 में किया गया था। 1993 में। 1982 में आया था ईवीएम आया था। 1993 में एक कौन हुआ था? कुछ 3 सदस्यों का चुनाव निर्वाचन आयोग बनाया गया था, और फोटो 3 सदस्यीय का निर्वाचन आयुक्त बनाया गया था 1993 में। फोटो युक्त पहचान पत्र, चुनाव आयोग द्वारा फोटो युक्त पहचान पत्र का प्रयोग कब किया गया था? 1993 में। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयोग। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट है। फोटो युक्त पहचान तो 1983। फोटो युक्त पहचान कहेगा तो 1983। परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। पहली परिसीमन आयोग का गठन 1952 में। फोटो युक्त पहचान कहेगा तो 1993। फोटो युक्त पहचान कहेगा तो 1993। और मुख्य निर्वाचन
निर्वाचन आयुक्त में 3 सदस्य किया गया था तो 1993 में। और फोटो पहचान पत्र चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया था तो 1993 में। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। इस परिसीमन आयोग का गठन 1952 में। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है। पहली बार परिसीमन आयोग का गठन 1952 ईवीएम आया था 1982 में। परिसीमन आयोग का गठन 1952, ईवीएम आया था 1982 में। 1993 में क्या हुआ था? तो 1993 में फोटो युक्त पहचान को चुनाव आयोग द्वारा जारी किया गया था 1993 में। 1993 में चुनाव आयुक्त का 3 सदस्य किया गया था 1993 में। ठीक है। और पदाधिकारियों के वरीयता के क्रम से याद कर लो 8। सबसे पहले कौन आता है वरीयता में? राष्ट्रपति आएगा और उसके बाद उपराष्ट्रपति आएगा, फिर आएगा प्रधानमंत्री। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, फिर आएगा अपने राज्यपाल। तो पहले राष्ट्रपति, फिर बाद में उपराष्ट्रपति, फिर आएगा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद राज्यपाल। ये 4 हो गया। फिर आएगा 5वां नंबर पर भूतपूर्व राष्ट्रपति। भूतपूर्व राष्ट्रपति 5वां नंबर पर। पहले आएगा राष्ट्रपति, फिर आएगा उपराष्ट्रपति, फिर आएगा प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद राज्यपाल। राज्यपाल के बाद कौन आ जाएगा? राज्यपाल के बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति जो पहले रह चुके राष्ट्रपति 5वां नंबर पर। और भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोक सेवा के अध्यक्ष। भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोक सेवा के अध्यक्ष 6ठा नंबर पर। भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोक सेवा के अध्यक्ष 6ठा नंबर। भारत के मुख्य न्यायाधीश और लोक सेवा के अध्यक्ष 6ठा नंबर। और कैबिनेट मंत्री एवं अपने राज्य में मुख्यमंत्री ये 7वां नंबर पर आते हैं। कैबिनेट मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री 7वां नंबर पर। 6ठे पर भारत के मुख्य न्यायाधीश एवं लोक सेवा के अध्यक्ष। राजदूत आता है 8वां नंबर पर। राजदूत 8वां नंबर पर थे। ऊपर से पहले होगा राष्ट्रपति, फिर आएगा उपराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री के बाद कौन आ जाएगा? राज्यपाल, राज्यपाल के बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति, भूतपूर्व राष्ट्रपति के बाद सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और लोक सेवा के अध्यक्ष। 6ठा नंबर पर कैबिनेट मंत्री और राज्य के मुख्यमंत्री। और 8वां नंबर पर राजदूत हो जाए। ठीक है, आगे बढ़ो। अंतर्राज्यीय नदी एवं नदी घाटी पानी संबंधी विवादों का उल्लेख किया गया। तो मतलब अंतर राज्यों में नदियों और नदी घाटियों के पानी विवाद आर्टिकल 262 में उल्लेख किया गया। 262 में अंतर्राज्यों में नदी और घाटियों का विवाद को आर्टिकल 262 में वर्णन किया गया। केंद्र के मध्य समन्वय स्थापित करने अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 263 में। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 263 में दिया गया अंतर्राज्यीय परिषद। और अंतर्राज्यीय परिषद 263। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? तो अंतर्राज्यीय परिषद का आर्टिकल आता है 263 में, लेकिन गठन कब हुआ था? 1990। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब हुआ था? 1990। और अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 में। योजना आयोग का गठन नीति आयोग के गठन पर किया गया था। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन किया गया था 1 जनवरी 2015। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो प्रधानमंत्री। उपाध्यक्ष, प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया। सीईओ कहेगा तो सिंधु श्री खुल्लर। अभी उपाध्यक्ष कौन है? तो के सुब्रमण्यम। नीति आयोग के प्रथम सीईओ सिंधु श्री खुल्लर है और अरविंद पनगड़िया प्रथम था। विकास परिषद का गठन कब हुआ था? 6 अगस्त 1952। 6 अगस्त 1952 को विकास परिषद का गठन हुआ था। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990 अंतर्राज्यीय परिषद आता है आर्टिकल 263 में। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन 1990। सिंधु श्री खुल्लर थे प्रथम सीईओ और विकास परिषद 6 अगस्त 1952 में गठन हुआ था। राष्ट्रीय विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। और परिसीमन आयोग के अध्यक्ष कौन होता है? तो ये मुख्य चुनाव आयुक्त के होते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त में परिसीमन आयोग का गठन कब किया गया था? 1952 में। और 1952 में भी विकास परिषद का गठन हुआ था। ठीक है। अब विकास परिषद के अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री। तो किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहकर संबोधित किया था? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। किसने राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहकर पुकारा था? के संथानम में राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कहा था। राष्ट्रीय विकास परिषद को सुपर कैबिनेट कौन कहा था? के संथानम। केंद्रीय वित्त आयोग आता है। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन 280 में।
आर्टिकल 280 में गठन कब किया गया था केंद्रीय वित्त आयोग का? 22 नवंबर 1991, 22 नवंबर 1991, 22 नवंबर 1991 में केंद्रीय वित्त आयोग का गठन हुआ था। 22 नवंबर 1991। राज्य वित्त आयोग का 1993। केंद्र में सबसे पहले राज्य वित्त आयोग का गठन हुआ था 1991 में, लेकिन क्या राज्य वित्त आयोग केंद्रीय वित्त आयोग क्या गया था 1991। 2 साल के बाद राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया था 93 में। 91 याद रखना है। केंद्र वित्त आयोग क्या है तो 1991। राज्य वित्त आयोग क्या है तो 1993। वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित कुल कितने सदस्य होते हैं? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, एक सभी इम्पोर्टेंट। वित्त आयोग का अध्यक्ष सहित कुल कितना सदस्य होता है? 5 गो। वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की कुल संख्या 5। वित्त आयोग में अध्यक्ष सहित सदस्यों की संख्या 5। राज्य वित्त आयोग का गठन का प्रावधान आर्टिकल 243 के आइन। केंद्रीय वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी नियोगी। केंद्रीय वित्त आयोग के पहले अध्यक्ष केसी ने। केंद्रीय वित्त के 15वें अध्यक्ष एन.के. सिंह 26 तक रहेंगे एन.के. सिंह। केंद्रीय वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति द्वारा। राष्ट्रीय वित्त आयोग की सिफारिश को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। राष्ट्रपति वित्त आयोग के सिफारिशों को संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश संसद के समक्ष रखती है। राष्ट्रपति है जो वित्त आयोग की सिफारिश संसद के समक्ष कौन रखता है? राष्ट्रपति रखता है। और किस आर्टिकल के तहत? तो वित्त आयोग की सिफारिश आर्टिकल 281 के तहत। आर्टिकल 281 के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिश की संसद के समक्ष प्रस्तुत करता है। वित्त आयोग का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। वित्त आयोग के कार्यकाल 5 वर्ष। फिर है स्मरणीय पॉइंट। राज्य विधान मंडल में 17 एवं 17 आसन का विघटन कौन करता है? तो राज्य में करेगा कौन करेगा? आह्वान करेगा, विघटन राज्यपाल करेगा। राज्य विधान परिषद का स्थापना व समाप्ति का उल्लेख 169 में। विधान परिषद का समाप्ति या उसका स्थापना का आर्टिकल 169 में वर्णन किया गया। विधान परिषद का स्थापना एवं विघटन का आर्टिकल 169। उच्च सदन कहा जाता है विधान परिषद को। विधानमंडल का उच्च सदन विधान परिषद को कहते हैं। निम्न सदन विधानसभा को कहते हैं। लोकसभा में विधान उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं और निम्न सदन लोकसभा को कहते हैं। फिर इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कह रहा है कि विधान परिषद में सदस्यों की संख्या कुल सदस्यों की कितना होती है? तो विधान परिषद में विधानसभा के कुल सदस्यों की संख्या इस संविधान संशोधन 1991 के तहत किए गए थे 1/3 रहेगा। वर्तमान में 2022 में भारत में कुल कितने विधान परिषद? 6 हैं। कहाँ कहाँ? तो यूपी हो गया, बिहार हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, इधर तेलंगाना हो गया, आंध्र प्रदेश। तो जोड़ लो, बिहार पहला नंबर बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, कर्नाटका हो गया, तेलंगाना हो गया और आंध्र प्रदेश। ये 6 राज्य में विधान परिषद है, ठीक है। अब विधान परिषद सदस्य के न्यूनतम आयु कितना होता है? 30 वर्ष होता है। विधान परिषद में कुल सदस्यों के राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है 1/6। ये क्वेश्चन पूछा हुआ बिहार दरोगा में। 1/6 होता है, राज्यपाल द्वारा मनोनीत होता है 1/6। विधानसभा सदस्यों की अधिकतम और न्यूनतम संख्या 560 है। अधिकतम विधानसभा सदस्यों की संख्या कितना होगा? 500, लेकिन न्यूनतम क्या होगा? तो 60। विधानसभा सदस्यों की न्यूनतम आयु कितना होता है? 25 वर्ष होता है विधानसभा में, 25 वर्ष। और राज्यसभा में सबसे अधिक 30 वर्ष। देखो, राज्यसभा है जो किसके बराबर है? राज्यसभा है जो विधान परिषद के बराबर है, ठीक है। ये दोनों कभी भंग नहीं होगा, लेकिन विधानसभा और लोकसभा ये भंग हो जाएगा, ठीक है। तो विधानसभा राज्यसभा में कितना? 30 वर्ष, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में इसका कितना? 25 वर्ष। मुख्यमंत्री समस्त कार्यों का उल्लेख करता है तो 167 के तहत। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मुख्यमंत्री समस्त कार्यों का उल्लेख करता है आर्टिकल 167 के तहत। मुख्यमंत्री सभी कार्यों का उल्लेख करता है आर्टिकल 167 के तहत। केंद्र शासित प्रदेशों के शासन किसके द्वारा संचालित किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा संचालित किया जाता है। अब आते हैं, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। सूची, टोटल संघ सूची में कितने विषय हैं? तो संघ सूची में 97 और 97 संघ सूची में मूल्य कहेगा तो 97 होता है, लेकिन अभी चेंज है, ठीक है।
अभी ई कितना था, ई कितना है, तो ये कितना है 52 है, ये इसमें बढ़ गया समवर्ती सूची में, और इसमें घट गया कितना, तो 51, और इसमें कितना 97, ठीक है, मूल है सब। तो संघ सूची में 97 था और 66 था और 47 था। रक्षा संघ सूची के अंतर आता है विदेशी मामला संघ सूची, जनगणना कहेगा तो संघ सूची, रेलवे आएगा संघ सूची, टेलीफोन ये इंपॉर्टेंट है, टेलीफोन भी संघ सूची, डाक एवं तार संघ सूची, अंतर्राष्ट्रीय संधि संघ सूची। और राज्य सूची के अंतर्गत कृषि हो गया, स्थानीय शासन, लोक व्यवस्था ये इंपॉर्टेंट है, लोक व्यवस्था। लोक व्यवस्था राज्य सूची के अंतर्गत, कारागार, जेल भी आता है राज्य सूची के अंतर्गत, ठीक है। भू राजस्व यानी भूमि पर टैक्स आता है राज्य सरकार के अधीन, और सिंचाई, पुलिस ये सब राज्य सूची के अंतर्गत है। समवर्ती शिक्षा में आता है शिक्षा, समवर्ती सूची में शिक्षा आ जाता है, समाचार पत्र आता है, परिवार नियोजन, वन हो गया, जनसंख्या नियंत्रण, कारखाना, कारखाना ये कारागार है, कारखाने यानी फैक्ट्री, आर्थिक नियोजन ये सब समवर्ती सूची है। शिक्षा, समाचार पत्र, शिक्षा, समाचार पत्र, परिवार नियोजन, वन, परिवार नियोजन और वन समवर्ती सूची, जनसंख्या नियंत्रण, कारखाना, आर्थिक नियोजन, जनसंख्या नियंत्रण, कारखाना, आर्थिक नियोजन ये समवर्ती सूची। कर संसद को राष्ट्रहित में ध्यान रखते हुए राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगा, तो संसद ने राज्य सूची के विषय पर कानून बनाएगा आर्टिकल 249 के तहत। अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु राज्य सूची के विषय कानून बनाने का अधिकार 203। संसद को अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची के विषय में कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो राज्य सूची के विषय में कानून बनाने के लिए यानी अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रभाव बनाने के लिए राज्य सूची के विषय कानून बनाने का अधिकार आर्टिकल 253 में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों के लिए है 253, लेकिन कहेगा राज्य सूची के विषय में बना सकता है संसद तो 249, और अंतर्राष्ट्रीय समझौते के प्रभाव में लाने के लिए राज्य सूची में विषय बना सकता है आर्टिकल 253 के तहत। केंद्र और राज्य के संबंधों में सरकारी आयोग के गठन कब किया था 1983, ये भी इम्पोर्टेंट है। सरकारी आयोग 1983। सरकारी आयोग केंद्र और राज्य संबंध के सुधार हेतु अंतिम रिपोर्ट कब पेश किया था 1987 में किया था। सरकारी आयोग ने केंद्र और राज्य के संबंध को सुधार के लिए अंतिम रिपोर्ट किया था 1987 में। केंद्र राज्य में समीक्षा हेतु पूंजी आयोग का गठन 2007 में। केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा के लिए पूंजी आयोग का गठन कब किया गया था 2007, ये भी इम्पोर्टेंट है। पूंजी आयोग का गठन 2007 में किया गया था, पूंजी आयोग, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के गठन करेगा तो आर्टिकल 124 में। सर्वोच्च न्यायालय समस्त न्यायाधीश की नियुक्ति करती है राष्ट्रपति, ये सब से पूछ भी किया था। सर्वोच्च न्यायालय के समस्त न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। सर्वोच्च न्यायालय की न्यायाधीश अवकाश ग्रहण करने की अधिकतम सीमा 65 वर्ष है। लोकहित मुकदमा अवधारणा लाने का श्रेय किसे दिया गया था? लोकहित मुकदमा की अवधारणा लाया था कौन? पीएन भगवती। लोकहित मुकदमा का अवधारणा कौन लाया था? तो पीएन भगवती। दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद को सुलझाना या सर्वोच्च न्यायालय के कैसे क्षेत्राधिकार? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। करा कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच के विवाद को सुलझाना सर्वोच्च न्यायालय के कैसा क्षेत्राधिकार है? ये प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है कि दो या दो राज्यों के विवाद को निपटारा कौन करेगा? सुप्रीम कोर्ट करेगा। कौन से अधिकार से? प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत। भारत के सभी उच्चतम न्यायालय निर्णयों के विरुद्ध अपील सुनने के अधिकार सर्वोच्च न्यायालय का कैसा अधिकार है? तो अपीलीय क्षेत्राधिकार है। उच्च न्यायालय सभी उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार, निर्णय के विरुद्ध यानी हाईकोर्ट ने निर्णय दे दिया, अब उसके विरुद्ध में सुप्रीम कोर्ट निर्णय सुनाएगा, ये अपीलीय क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है सुप्रीम कोर्ट के। और आज का विवाद प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय आर्टिकल 129 में कहा गया। कह रहा है कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 214 में कहा गया कि प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। उच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय है तो ये 215 में, और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय 129, ठीक है। 214, 15 याद रखना, और 214, 15 और 124 और 29।
करेक्ट। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की शपथ कौन दिलाता है? राज्यपाल। वर्तमान में राज्य में उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? उच्च न्यायालय में कुल संख्या कितनी है? तो 25 वो भारत में। राज्य की कार्यपालिका प्रधान कौन होता है? राज्य की कार्यपालिका राज्यपाल होता है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। राज्यपाल के पद गोपनीयता के पद कौन? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। राज्य के समस्त कार्यकाल संपादित करता है राज्यपाल के नाम। राज्य के समस्त कार्यपालिका कार्य संपादित करता है कौन? राज्यपाल के नाम पर। ठीक है। करे राज्य के मुख्य सचिव महाधिवक्ता और राज्य के लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का नियुक्ति राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति रहता है। राज्य के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन रहता है? तो राज्यपाल रहता है।